प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान। आज का एपिसोड हमारे लिए वास्तव में विशेष है। आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षाविद और समाज सेवी जुड़ रहे हैं जिन्होंने शिक्षा, सेवा और स्वास्थ्य तीनों क्षेत्र में अपने कार्यों से प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित किए हैं। मेड्स की 25 वर्ष की यात्रा से लेकर विकसित भारत 2047 के विजन तक आज हमें उनके अनुभवों और विचारों को जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आइए पूरे हृदय से स्वागत करें हमारे आज के आदरणीय अतिथि डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी और विनम्रता के साथ इस प्रेरक संवाद की शुरुआत करें। सिर्फ 25 साल की इस मेड्स यात्रा के बाद जब आप इस सफर को पीछे देखते हैं, कि आपको लगता है आपने वो हासिल किया है जो कभी सपना था? इस चीज का जवाब तो ये कि सपना रात को नहीं देखता, मैं दिन में देखता हूँ। और जो दिन में देखता हूँ तो सोच समझ के सपने तय होते हैं। तो 25 साल की यात्रा कहें या 75 साल की यात्रा, क्योंकि 49 में मेरा जन्म हुआ और मैं समझता 52 ऑनवर्ड्स की मेरी यात्रा अनवरत जारी है। और वो मुझे याद है क्योंकि मैं जब पढ़ा उसी दिन से आज तक भी मैं पढ़ रहा हूँ। और जो कुछ मैंने सोचा, जो निर्णय किए, वो भगवान की कृपा से, समाज के सहयोग से सब पूरे हुए हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय के बनने के बाद कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं बना था जिसमें सामान्य जन के लोग पढ़ सके। जेएनयू बना तो एक एलाइट अलग सी सोच थी। आईआईटी को हम यूनिवर्सिटी मान सकते हैं, जामिया बना, परंतु एफिलिएशन करने के लिए दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, उस समय हमने 95-96 में सोचा कि दिल्ली के विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, अन्य प्रांतों में जाते हैं और बहुत दूर जाते हैं। सामान्य परिवार के लोग कैसे पढ़ें, उस चिंता को देखते हुए हमने दिल्ली सरकार ने सोचा कि एक अपना विश्वविद्यालय बनाना है। तो उसके लिए खुराना जी, साहिब सिंह जी ने प्रयास किया और उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उससे हमने परमिशन लेने की कोशिश की और वो परमिशन हमें मिली और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के नाम से हमने एक विश्वविद्यालय को 98 में स्थापित कर दिया। अब यूनिवर्सिटी तो बन जाए तो उसके साथ एफिलिएटिंग कॉलेज कहाँ से आए? दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या जमीन की है। जमीन डीडीए के अलावा किसी के पास है नहीं। परंतु उसको पूरा करने के लिए हमने जब प्रयास किया तो ऑफिसर्स ने कहा जी आपका समाज इतने काम करता है तो एक कॉलेज अच्छा क्यों नहीं शुरू करते। वो बात हमें ठीक लगी और हमने पहला कॉलेज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से स्थापित किया एक विद्यालय के अंदर। विद्यालय भी एक बिल्कुल पिछड़े इलाका सुल्तानपुर है, परंतु ऐसी कृपा रही भगवान की। और सरकार केंद्र में भी जब हमारी अपनी आ गई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के आशीर्वाद से महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हमें 10 एकड़ जमीन भी सेक्टर 22 में मिली और इसका भूमि पूजन हमने 2001 में किया। और वो यात्रा फिर तेजी से हमने प्रारंभ की। और मैं समझता हूँ कि समाज में अपने समाज के सहयोग से बिना सरकारी सहायता के पहला ऐसा कॉलेज हमने स्थापित किया जिसमें आज लगभग 9-9.5 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और लगभग सभी स्ट्रीम हैं। और पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं। हमारे दोनों इंस्टीट्यूट जो इस कैंपस में है वो दिल्ली के अंदर अपना एक बड़ा स्थान रखते हैं। ++A का मिलना हमें मेम्स के अंदर, और जो हमारे टेक्निकल पढ़ाई है वो आज हम अनडिस्प्यूटेडली नंबर 1 हैं। और बिट्स, पिलानी और थापर के बाद उत्तर भारत के इस क्षेत्र में हम तीसरे बड़े नाम के रूप में उभर के आए हैं। और ये यात्रा अनवरत है। आज हमारे बच्चे पैकेज में गिनती करें तो DTU के समकक्ष हैं। 1 करोड़+ के पैकेज में भी बच्चे जा रहे हैं। और विश्व क्या
शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें हमारे विद्यार्थी आज ना हो। ये सब हो पाया कि हमें फैकल्टी अच्छी मिली, फाउंडर डायरेक्टर मिश्रा साहब जैसे लोग मेरे जो NSIT के रहे, और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जितनी फैकल्टी रिटायर हुई, हमने सबको हाथ जोड़ के ले किया और उनके माध्यम से ये कॉलेज खड़ा हुआ। ये यात्रा आगे जारी है और इसकी जो नेक्स्ट फेज आनी है, जो अभी आप पूछ रहे थे, कि इसके साथ स्वास्थ्य को भी हमने शुरू से ही 1980 से हॉस्पिटल शुरू किया पंजाबी बाग में। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज शुरू किया अग्रोहा में। अब एक दूसरी यूनिवर्सिटी हम बहादुरगढ़ में बना रहे हैं। द्वारका के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल है और बिल्कुल बाजू में ये लगभग 400 बेड का हॉस्पिटल। तो हेल्थ सेक्टर में महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर बहुत अच्छा काम हम दिल्ली में कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब हिमाचल में हमारी इच्छा है, जो हमारी विश्वविद्यालय है उसके अंदर नर्सिंग कॉलेज शुरू करें, पैरामेडिकल कॉलेज शुरू करें और धीरे धीरे उसको अपग्रेड करके फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज बनाएं, ताकि वो लोकेशन हमारी हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे। एक संकल्प लेके हम नया वहाँ एक प्रयोग करेंगे कि 70 साल से बड़ी आयु के लोगों को, जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है जो कि उनको हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिले, सोचने से तो नहीं होता। सरकारी तंत्र के अंदर जल्दी सी कामयाबी भी नहीं मिलती। तो बेंगलोर का एक उदाहरण हमने देखा कि जहाँ बिलिंग सेक्शन ही नहीं बनाया एक संत ने, तो हमने उस आदर्श को लेके चल रहे हैं कि 70+ का जो भी आएगा उनके लिए 100 बेड हम निर्धारित करेंगे, जिसमें शुल्क व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा। स्पॉन्सर कराएंगे, कुछ सरकारों से कराएंगे, कुछ सामाजिक दायित्व लेके चलने वाले जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनको जोड़ेंगे। परंतु हमने 200 बेड का हॉस्पिटल अगले साल तक हम चालू कर पाए, ऐसी हमारी इच्छा है और भगवान की दया कृपा रहेगी, हम चालू कर पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ेंगे। 2047 तक जो एक बड़ा सपना देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं और हम सबको दिखा रहे हैं, तो आज का जो हमारा यूथ है, जो मेरे 10,000 विद्यार्थी हैं, ये भविष्य के निर्माण करने में हमारे इस ट्रस्ट को, इस सोसाइटी को बहुत बड़ी हेल्प देंगे। क्योंकि ये सब लोग आने वाले 20 साल में अच्छी उम्र में पहुंचेंगे, बड़े पदों पर पहुंचेंगे, और वो जो कुछ देख रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको अधिक करने की संख्या में मिलेगी। हमारा जो ग्रुप अब 200 या 500 हजार का है, उसके अंदर ये 10,000 विद्यार्थी हर साल, जिसमें 2,500-3 हजार जुड़ेंगे, एक बहुत बड़ी क्यूमुलेटिव हमारी ताकत बढ़ने वाली है। और उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और भारत माँ को उसके ऊंचे सिंहासन पर, जिसकी वो हकदार है, जो 17वीं शताब्दी तक हम थे, गुलामी के दौर में भी हम थे, परंतु हमारी जो आज़ादी के बाद जो संकल्प हमारे अधूरे रह गए, वो नरेंद्र मोदी जी ने उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं हमारा भी उसमें अच्छा योगदान रहेगा। सर, काफी ही अमान्य सफर रहा है आपका अभी तक। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में आपका क्या कहना है? क्या आपको सच में लगता है इस पॉलिसी ने शिक्षा संस्थानों में की विकास और उपलब्धियों में बदलाव किया है? अभी तो दिखने लायक बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि नई शिक्षा नीति फेजेज में लागू हो रही है और बरसों बाद बनी है, बहुत सोच विचार की बनी है। तो इसके अंदर अभी स्कूल लेवल से प्रारंभ हुआ, उसमें भी 3 अलग अलग वो हैं। इसके बाद कॉलेज लेवल, और कॉलेज लेवल में भी ग्रेजुएशन लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, सिलेबस नए बन रहे हैं, भारतीय अपनी भाषाओं में हम पढ़ सकें, इंजीनियरिंग, मेडिकल, वो व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो आएगा, मुझे लगता है कम से कम 5 साल लगेंगे। 2030 तक इस नई शिक्षा नीति के जो परिणाम हैं वो सुखद होंगे, अच्छे होंगे और हम उसको देख पाएंगे। सर, मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में आने वाले 10 साल कितने निर्णायक साबित होंगे और क्या आपको लगता है
उनका सत्ता में बने रहना इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? मैं समझता हूँ आने वाले 10 साल, क्योंकि 20 साल 22 साल बाद का जो टारगेट है, तो 10 साल क्रूशियल है, नो डाउट, और उसकी तैयारी है। भारत जब विकसित बनेगा तो हर चीज में बने, और आज हमारे देश की बच्चियों ने एक कारनामा करके दिखाया है जो उस दिशा में बढ़ेगा। 2036 के ओलंपिक भी लगभग 10 साल के बाद है। जी सर। उनसे पूर्व भूमिका में कॉमनवेल्थ गेम्स है। तो विकसित भारत केवल पैसे की दृष्टि से ना हो, टेक्नोलॉजिकल हो, स्पोर्ट्स में हो, जितनी विधाएं हैं, और मैं समझता हूँ उस ओर हम तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और हम उसको प्राप्त करेंगे। और 10 साल के अंदर लोगों को पूरा भरोसा हो जाएगा कि हम उस सपने के निकट पहुंच रहे हैं। गरीबी हटेगी, जैसे कल केरल ने घोषणा कर दी, अति गरीब हमारे यहाँ नहीं बचा है। बहुत अच्छी बात। आज सबको खाना मिले, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, यही सपना था, यही पिक्चरों में दिखाया करते थे। आज ये तीनों चीजें पूरी हुई हैं। सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, उसकी ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। मेडिकल की सीटें डबल हो गई हैं, मेडिकल कॉलेजेस डबल हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक एक कदम उस ओर बढ़ रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका योगदान केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा है। तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हाल फिलहाल की उपलब्धियां और आने वाली ऐसी क्या योजनाएं हैं जो विकसित भारत के सपने को साकार करेंगी? स्वास्थ्य का क्षेत्र हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जब बहुत काम करने की आवश्यकता है, सरकार को भी, समाज को भी और स्वयं का भी। पर मोदी जी ने तीनों फ्रंट पे काम किया। सफाई की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देके शौचालय बना के 20% समस्या वहीं से हल हो गई। हमने मेडिकल कॉलेज बढ़ाने थे तो हमारा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज 50 सीट से 51 नहीं होती थी, क्योंकि सब रिश्वत मांगते थे, हम देते नहीं थे। आज वहाँ 100 है और इस साल अगले साल 150 हो जाएंगे। दिल्ली के हॉस्पिटल में हम DNB के भी आज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई, हमारे लगभग 40 सीटें हैं। 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कैंसर विंग बहुत तेजी से बन रहा है। तो 1980 में शुरू हुई चीज 90 में हो पाई, और आज वहाँ सुपर स्पेशलिटी की हर विंग है। खासतौर पे हार्ट का एस्कॉर्ट के साथ हमने जब समझौता करके चालू किया, आज सबसे सस्ता और सबसे अच्छे रिजल्ट्स महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग की है। इसी प्रकार से बहादुरगढ़ अगले साल तक चालू होगा, द्वारका में चालू है, रोहिणी में चालू है। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत काम करने की जरूरत है। जो WHO के नॉर्म से उस हिसाब से भी हमारी बेड संख्या अपर्याप्त है, परंतु हम तेजी से मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं, डॉक्टर भी बनेंगे, पैरा मेडिकल स्टाफ भी चाहिए, और इसीलिए हिमाचल में भी अब हम काम शुरू कर रहे हैं। सर, मेड्स आज शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की सेवा में अग्रणी हैं। ऐसे में आप देश के सभी शिक्षाओं और संस्थाओं को सुधार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मन से काम करें। केवल आर्थिक रूप से कमाने के लिए लोग अधिकांश आ गए हैं, और इसका कमर्शलाइजेशन ना हो, सोशलाइजेशन हो, जिसके अंदर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से मरीज का इलाज हो, सबको शिक्षा स्वास्थ्य मिले। उसके लिए पहली आवश्यकता है डेडिकेशन, ईमानदारी, और उसके साथ ही समाज की सेवा करने का संकल्प। सर, आजकल सिनेमा में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे समाज और शिक्षा के सोच में आया बदलाव जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर। अदरवाइज कोई कल्पना कर सकता था कि ऐसी फिल्में बनेंगी? आज जो फिल्म ताजमहल पे आई है परेश रावल की, वो सबको देखनी चाहिए। बहुत फिल्में आ रही हैं जो चाहिए वो बंगाल फाइल्स की थी या कश्मीर की थी या केरला की थी, ये इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था कोई, परंतु आज सब आई हैं और ठीक ठाक चल रही हैं और संदेश दे पा रही हैं। धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभव और विचार हमसे शेयर किए और हमसे यह एहसास दिलाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा ये सिर्फ 3 अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के 3 मजबूत स्तंभ हैं। आपकी यात्रा और दृष्टियों से हमें यह विश्वास मिला कि अगर नियत राष्ट्रीय हो तो हमारा हर कदम राष्ट्र के विकास की ओर तरफ जाता है। हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज के पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।